वक्फ एक्ट आज भी, मतलब जो सेंट्रल वेस्टा ये बोल रहे हैं 70% दिल्ली तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको आप कब निरस्त करोगे? क्या हर एक इस तरह का विषय जो है मोदी जी, वो अनंत काल के लिए हर 5 साल में एक बार उस पर बात होगी क्या? शक्ति प्रदर्शन जो है रेस्पेक्ट, सम्मान पाने के लिए सबसे अच्छा और आजमाया हुआ माध्यम है। आपका 2019 वाला था रवैया, उसको वापस लाइए। जो अमित शाह जो है संसद भवन में छाती ठोक के कहते हैं कि अरे जान दे देंगे, वो वाला कहाँ है आपका? वो फ्लेवर जो है भाजपा के प्लेटर से गायब हो चुका है। अब जो है आप राकेश टिकैत जैसे टुच्चे लोगों को हीरो बना देते हैं। अमृतपाल को आपने उतना समय दे दिया। एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा कि आप किन लोगों को ले रहे हो, इन लोगों का इतिहास क्या रहा है, और ख़ास करके वैसे लोगों को मंत्री पद तो मत दे दीजिए जिनके बारे में आप ही बोल रहे हैं कि इन्होंने इतने 1000 करोड़ का जो है घोटाला किया है। आप तबरेज पे बोल दोगे, आप गौरक्षकों को जो है गुंडा बता दोगे, आप जो है सवाना आदमी का पैर जो है वो घायल होता है, छिल जाता है, उस पर आप ट्वीट कर देते हैं। लेकिन हिंदू जहाँ पे ब्रूटली मर रहा है, मुसलमान कहीं पे दलित बच्ची का रेप कर रहे हैं, उसको पेशाब पिलाया जा रहा है, ये सब पे आप लोग तब तक नहीं बोलते जब तक सोशल मीडिया में फोर्स नहीं किया जाता। आप चलाते रहिए तुष्टीकरण, 18 योजनाएं आपने अल्पसंख्यक के लिए बना दी, वो आईएएस भी बने, उसके लिए फ्री हॉस्टल्स की व्यवस्था की हुई, छात्रवृत्ति है, मुस्लिम लड़कियों के लिए आपने एजुकेशन के लिए सब देते रहिए। लेकिन आपका एक परसेप्शन जो एंटी हिंदू होने का दिखता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप संभवतः यह सोचते हैं कि ये लोग जाएंगे कहाँ, और काफ़ी हद तक ये सही भी है। लेकिन अगर आपको छोड़ के वो कहीं और ना जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर में बैठा भी नहीं रहेगा। और आप जानते हैं कि जहाँ भी वोटिंग परसेंटेज अगर कम होता है तो आपके हारने के अवसर जो है बढ़ जाते हैं। आपने सर तन से जुदा पे आज तक एक पंक्ति नहीं बोली है मोदी जी। ये लिटरली शब्दशः गर्दन काटने के लिए एक भीड़ को उकसाया जा रहा है और गर्दनें कट रही हैं। अपने आईटी सेल को डिसमेंटल कर दीजिए, कंप्लीटली डिसमेंटल कीजिए। जो भी व्यक्ति उसको हेड कर रहा है उससे पूछिए कि अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी क्या है। 2014 के मोड से आपका आईटी सेल बाहर नहीं आया है। ट्विटर स्पेसेज पे आपके मंत्रियों को, आपके प्रवक्ताओं को, मुझे लगता है कि 1 घंटे अगर वो किसी डिबेट में बैठ रहे हैं तो आप एक टर्म वाइज या बना दीजिए कि 15 लोग हैं, हर दिन कुछ लोग हैं जो स्पेस होल्ड करते हैं, उसमें एक नेता को डाल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं नरेंद्र मोदी जी से कुछ सीधी बात करने जा रहा हूं और ये संदेश मैं चाहूँगा कि भाजपा के जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो भी सुने, क्योंकि जिस तरह से 2024 का चुनाव निकट आता जा रहा है और जिस तरह से कई जगहों पे हमने देखा है कि नैरेटिव जो है भाजपा एक लंबे समय तक, मुझे लगता है पिछले वर्ष के दिसंबर तक इस नैरेटिव वारफेयर में जो है आगे चल रही थी। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि उनके हाथों से बहुत कुछ निकलता जा रहा है। हालांकि उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी स्थिति थोड़ी मजबूत की है, उसी तरह बिहार में भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जिस पर मैंने वीडियो बनाया ही है। लेकिन लोकसभा को लेकर के जिस स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे, जितने नंबर की हम बात कर रहे थे, और जिस तरह से भाजपा का खास करके डिजिटल प्रेजेंस है और मुद्दों को लेकर के उनकी जो रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया है वो जिस तरह से, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ी चिंताजनक तो है ही। इसी पे मैं चाहूँगा कि कुछ बिंदु हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहला तो है कि कुछ चीज़ें जो पर्टिनेंट इश्यूज़ हैं आपकी विचारधारा को लेकर, आपका जो वोट बैंक है हिंदुओं का, उनको लेकर के कुछ पर्टिनेंट इश्यूज़ हैं, उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला तो अभी एक उसमें से सकारात्मक हमें देखने को मिला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बातचीत हो रही है। उत्तराखंड ने उस पर एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जो काम सीधे तौर पे नहीं बोल सकते, वो अपने मीडिया के लोग हैं या इस तरह से लीक भी करते हैं, जिनमें से कुछ है जिस पर ये सरकार बिल्कुल ही आक्रामक हुई और उसके बाद चुप बैठ गई है। उसमें एक सीए अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है?
राजस्थान में सैकड़ों हिंदू हैं जो आए हैं, शरणार्थी हैं, और उनके पास न रहने को जगह कुछ नहीं है, और उनके लिए जो एक फैसिलिटेट कर सकता था, चीज़ों को थोड़ा स्पीड अप कर सकता था, वो हमें दिखता नहीं है। तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? हालांकि अमित शाह ने कहा कि कोरोना ख़त्म होगा तब होगा, लेकिन वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो टाल रहे थे इस प्रश्न को। उसी तरह एनआरसी है या एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इन सब से, उन सारे घुसपैठियों के साथ साथ हमें डेमोग्राफिक चेंजेज भी, जहाँ पे जनसांख्यिकी में बदलाव लाने के प्रयास हो रहे हैं, कि जहाँ पे कुछ लोगों के या कुछ तरह के, आप कह सकते हैं कि अप्रवासी एक तरह वहाँ के हैं नहीं, लेकिन वहाँ अपनी संस्कृति थोप रहे हैं, उसका प्रसार कर रहे हैं और लोगों के साथ टंटे कर रहे हैं, समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। उन लोगों को वीड आउट करने में, निकालने में या रीलोकेट करने में, कि तुम जहाँ से आए हो वहीं पे तुमको जाना चाहिए, इसमें बहुत सहायता मिलती। तो ना एनपीआर पे बात हो रही है, ना एनआरसी पे, ना सीए पे। ये सब मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। उसके बाद 3 जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक फ्री टेम्पल्स का है, कि बड़े जितने भी मंदिर हैं जहाँ पे अलग अलग राज्य सरकारों की मनमानी चल रही है, उससे फंड लेकर के वो कहीं और डाल रहे हैं, अपने लोगों को घुसाया हुआ है, फंड्स के मिसअप्रोप्रिएशंस हो रहे हैं, उसको बंद किया जाए, वो हिंदुओं के हाथ में दिया जाए कि वो अपनी वेद पाठशालाएं उनको बनाना है, मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना है। कि मान लीजिए एक राम भगवान का मंदिर है, या विष्णु जी का मंदिर है, या मीनाक्षी अम्मा का मंदिर है, तो उसके फंड से और भी अनुषांगिक जो मंदिर होते हैं, और भी संगठन हैं जो कहीं और होगा। हो सकता है जगन्नाथ टेम्पल एक पुरी में है, एक बिहार में है, बिहार वाले को क्या वहाँ का फंड जो है एलोकेट किया जा सकता है कि हम इसका भी उत्थान करेंगे। अपने अपने संप्रदाय के मंदिरों को मुक्त किया जाए, ताकि वो उन संप्रदाय के लोगों के लिए, विधवा के लिए आश्रम बनाए, जो बच्चियां हैं उनके लिए, बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था हो, वेद पाठशालाओं की, गुरुकुलों की और संस्कृत पाठशालाओं की, इन सब तरह के विद्यादान की व्यवस्था हो, चिकित्सालय खुलें पशु पक्षियों के लिए, क्योंकि ये सनातन धर्म के वो हिस्से हैं जिसको एक षड्यंत्र के तहत जो है फंड ही हमसे वापस ले लिया गया। तो जो काम हम कर सकते थे वो हम कर नहीं पा रहे। ये वक्फ एक्ट आज भी, मतलब जो सेंट्रल वेस्टा ये बोल रहे हैं 70% दिल्ली तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको आप कब निरस्त करोगे? क्या हर एक इस तरह का विषय जो है मोदी जी, वो अनंत काल के लिए हर 5 साल में एक बार उस पर बात होगी क्या? यूसीसी आप आज लेकर के आए हैं, क्या यही यूसीसी सीए के साथ नहीं आ सकता था, या एनआरसी जो है इन सब के साथ नहीं आ सकता था? आज लेके आए, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, लोग प्रसन्न है कि हाँ ठीक है, हो रहा है। भले मेरी राय जो है इससे थोड़ी भिन्न है, जो आपने हमारे वीडियो में देखा ही होगा, तो उस पर चर्चा मैंने की है। अब एक वक्फ वाला है उसको कीजिए, फिर जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको हटाइए, ताकि हिंदू जो है अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे भी उसके मंदिर विजिबल हैं और उसके ऊपर मस्जिद बना दिया गया है, वहाँ पे लिटिगेशंस कर सके, उसकी लड़ाई लड़े और उनको मुक्त करवाए। अभी आपके उस एक्ट के परव्यू से कुछ ही मंदिर छूटे हुए हैं, बाकी तो उसी में आते हैं। इसलिए कोई भी हिंदू संस्था या मंदिरों को लेकर के आंदोलन करने वाले लोग कभी भी उस पर आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लीगली अलाउड ही नहीं है। वो निरस्त हो जाएगा उनका कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण जो 1947 में इस मंदिर या मस्जिद की स्थिति थी वो वही रहेगी। इसको आप लिटिगेशन के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से केस करके वापस नहीं ले सकते। तो ये कुछ विषय हैं जिन पर मुझे लगता है कि मोदी जी आपको जो है काम करना चाहिए, या भाजपा के जो भी योजना बनाने वाले लोग हैं उनको काम करना चाहिए। दूसरा बिंदु जो है कि आप मध्य प्रदेश में जो है करप्शन के ऊपर बात करते हैं कि फलाने के ऊपर 70,000 करोड़ का करप्शन है और वो उसने ये किया, हम गारंटी ले रहे हैं, ये बात किया आपने। और 2 से 3 दिन के बाद जो है उन्हीं लोगों को जिनको लेकर के आपने टारगेट किया, उन्हीं लोगों को आपकी पार्टी महाराष्ट्र में साथ ले लेती है। इस पर मैंने वीडियो बनाया। ये भी पॉलिटिकली ठीक है, क्योंकि आदर्शवादी राजनीति तो कहीं नहीं हो रही, तो भाजपा ही क्यों करे।
लेकिन एक प्रधानमंत्री का उसी पार्टी या व्यक्ति को टारगेट करना और 2 दिन के बाद उसी प्रधानमंत्री की पार्टी में ऐसे लोगों को ले लेना, ये मुझे लगता है कि कुछ मतलब या तो आप कहें कि प्रधानमंत्री को पता नहीं था, जो कि मुझे लगता है कि विलक्षण बात है कि इतना बड़ा गेम होने जा रहा है और प्रधानमंत्री को पता ना हो, ये मानने वाली बात नहीं है। जबकि 2 दिन पहले जो है मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम जो शरद पवार ने मेरे ऊपर गुगली फेंकी है ना, उस गुगली का मैं जवाब देने वाला हूँ। तो वो पता था कि ये क्या होने वाला है, लोगों को भी पता था, और प्रधानमंत्री को पता ना हो, मुझे लगता है कि थोड़ी विचित्र बात है। टीएमसी का एक नेता जो अभी ही भाजपा में वापस, ये आज का समाचार है, ये जुड़ा है। आप बताइए कि इसको कैसे आपका एक सामान्य कार्यकर्ता या आपका प्रवक्ता या आपके नेता जो भी ट्विटर पे या आपके समर्थक इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या वही कार्यकर्ता जो कल तक उन्हीं नेताओं के गुर्गों द्वारा पिटता था, मारा जाता था, हत्या होती थी उसकी या उसके परिजनों की, आज अब आप बोल रहे हैं कि नहीं अब उसके साथ मिलकर के काम करें? तो ठीक है कि पॉलिटिकल पर्पसेस हम समझ रहे हैं कि नंबर्स आपके फेवर में उतने नहीं हैं जितने 6 महीने पहले थे, लेकिन फिर भी एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा कि आप किन लोगों को ले रहे हो, इन लोगों का इतिहास क्या रहा है, और ख़ास करके वैसे लोगों को मंत्री पद तो मत दे दीजिए जिनके बारे में आप ही बोल रहे हैं कि इन्होंने इतने 1000 करोड़ का जो है घोटाला किया है। तीसरा बिंदु जो है वो यह है कि स्ट्रेंथ का प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा। शक्ति प्रदर्शन जो है रेस्पेक्ट, सम्मान पाने के लिए सबसे अच्छा और आजमाया हुआ माध्यम है कि जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आपको वही जनता जो भले ही आप पास्ट में बहुत स्ट्रांग थे, 2019 में आपने जो जो काम किए सबने एडमायर किया। ऐसा तो है नहीं किसी ने कहा कि नहीं नहीं मोदी जी आप थोड़ा अधिक ही रूथलेस हो गए, ऐसा किसी ने नहीं कहा मोदी जी। तो अब जो है आप राकेश टिकैत जैसे टुच्चे लोगों को हीरो बना देते हैं। अमृतपाल को आपने उतना समय दे दिया कि वो इन्फ्लुएंस करे एक डेड आइडियोलॉजी को जिसका कुछ नहीं था रेलेवेंस, उसको आपने होने दिया। आपने का तात्पर्य यही ऑब्वियस सी बात है कि आप नेता हैं तो आप ही के नेतृत्व में ये सब चल रहा था। या फिर जो शाहीन बाग तरह के उपक्रम जो है वो लगातार आज भी हो रहे हैं। कोई भी कहीं भी डेमोन्स्ट्रेशंस लेके बैठ जाता है और आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। मणिपुर उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। वहाँ पे आपको ही पता है कि फॉरेन हैंड है, फिर आप ये क्यों देख रहे हैं? जब आप बात करते हैं कि हम आंतरिक सुरक्षा से और बाह्य सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे मोदी जी, तो फिर वहाँ पर आप क्यों कुकी विधायकों का जो आपको समर्थन मिला हुआ है उसके चक्कर में, या जो भी आपके पास रीजंस बेस्ट नोन टू यू, आप फिर वाई आर यू गिविंग अप? 10,000 से भी अधिक बताया जाता है कि मैतेई हिंदू जो है वो बाहर कैंप्स में रह रहे हैं, उसका फ़ायदा कांग्रेस उठा रही है। और आप यह जान लीजिए कि ऐसे विषयों पे, और मुझे आपको बताने की तो आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से लाभ उठाया जाता है उन लोगों के द्वारा जो दे आर क्लिंगिंग टू ए स्ट्रॉ, उनको कुछ भी चाहिए। मध्य प्रदेश में जो सीधी में हुआ पेशाब करने वाला कांड, वो तो बताया जा रहा है कि साल भर पहले का है और उसको अभी लाया गया ताकि आपको हार्म किया जाए। उसी तरह से मणिपुर के बारे में क्या, जब आपने नॉर्थ ईस्ट में 32 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, सबके साथ आपने पैक्ट किया, नागालैंड को शांत किया, ये सारा चाहे असम का विद्रोह हो, मणिपुर का हो, सबको शांत किया, तो अभी ये अचानक से कैसे हुआ जिसमें 100 से अधिक लोग मर चुके हैं, दर्जनों मंदिर जलाए जा चुके हैं, गांव के गांव जो है हिंदू मैतेई के घरों को आग लगाया गया है, लोग मारे जा चुके हैं, आप उसको हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप इन सब राइट कंट्रोल में मुझे लगता है कि भाजपा सबसे फिसड्डी पार्टी है या नहीं ये तो आप जानते होंगे, लेकिन लोगों का इसको लेकर के यही विचार है कि इनके वश का नहीं। खालिस्तानियों ने लाल किले पे झंडा फहरा दिया, क्या किया आपने? 2.5 साल के बाद मतलब रैंडम 2-3 मारे जाते हैं, उसको कहा जाता देखा मास्टर स्ट्रोक, मार दिया खोज करके।
भाई जो चढ़ गया आपके मतलब लाल किले के ऊपर, आप उसको कैसे जाने दे सकते हो? उसका तो हर एक का फेशियल रिकग्निशन हो या जो भी हो, सबको जेल में डालना चाहिए। उस पर तो आप केस वापस लेने का और ये सब होगा ही आगे। वोटिंग के कारण आप जब कानून वापस ले सकते हैं तो ये केस भी वापस लिया जाएगा। मुझे तो लगता है कई में तो आपने दर्ज भी नहीं किया होगा। मुझे याद है वो छवियाँ की सीआरपीएफ के पर्सनल और अर्धसैनिक बलों के पर्सनल जो है वो लाल किले का जो दीवार है, मोट है, उसमें गिर रहे थे, उनको मार रहे थे लोग। तो इससे जो है ना, ये स्ट्रेंथ का प्रदर्शन नहीं है, ये तो कायरता और भीरुता है जो आप दिखाते हैं। और ऐसे लोगों को कभी कोई मतलब ऐसी सरकारों को इन मुद्दों पे तो कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, कोई भी सम्मान से बात नहीं करेगा। तो इसमें जो आपका 2019 वाला था रवैया, उसको वापस लाइए। जो अमित शाह जो है संसद भवन में छाती ठोक के कहते हैं कि अरे जान दे देंगे, वो वाला कहाँ है आपका? वो फ्लेवर जो है भाजपा के प्लेटर से गायब हो चुका है, वो कहीं नहीं दिखता। आप एक मीक सबमिसिव और जिसको मतलब 500 आदमी सड़क पे बैठ करके आंदोलन करके झुका दें, आप वैसी पार्टी और वैसी लीडरशिप बन के रह गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चौथा बिंदु जो है वो यह है कि आपको हर हिंदू की हत्या को, जिसमें कारण जो है मजहबी हो, धार्मिक हो, सीरियसली लेना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे यू आर अकाउंटेबल टू ऑल ऑफ देम। और अगर चलिए कहेगा कि नहीं प्रधानमंत्री जो है हर एक घटना का संज्ञान नहीं ले सकता, फिर आपके बाकी मंत्री या बाकी बड़े नेता जो हैं वो भी उस पर कैसे चुप रह जाते हैं? आप बंगाल में हो रही हत्याओं पर तभी बोलते हैं जब बंगाल में चुनाव होने वाला होता है या फिर लोकसभा चुनाव होने वाला है। बीच का जो कालखंड 2.5 वर्ष का होता है वो एकदम, उसमें कुछ नहीं बोला जाता, उसमें आप याद भी नहीं करते हुए दिखते हैं। या फिर बंगाल छोड़िए, बाकी जगहों पे जब लिंचिंग होती है हिंदुओं की, आप नहीं बोलते हैं। आप तबरेज पे बोल दोगे, आप गौरक्षकों को जो है गुंडा बता दोगे, आप जो है सवाना आजमी का पैर जो है वो घायल होता है, छिल जाता है, उस पर आप ट्वीट कर देते हैं। लेकिन हिंदू जहाँ पे ब्रूटली मर रहा है, मुसलमान कहीं पे दलित बच्ची का रेप कर रहे हैं, उसको पेशाब पिलाया जा रहा है, ये सब पे आप लोग तब तक नहीं बोलते जब तक सोशल मीडिया में फोर्स नहीं किया जाता। हाल ही में मध्य प्रदेश में जो हुआ, तो शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में जब आया सीधी वाली घटना, और उसके बाद जब उन्होंने उसका घर बुलडोजर से तोड़ा तो दूसरे लोगों ने कहा कि भाई इस बच्चे, इसने तो आत्महत्या कर ली। विकास शर्मा संभवतः नाम था, ब्राह्मण था जिसको पेशाब पिलाया गया था, उसका क्या? तो उस पर कार्रवाई हुई। फिर जो है मोहम्मद शमीम और अनीस करके था, उसने रेप किया था दलित बच्ची का, उसको जो पेशाब पिलाया गया था, उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आपके बड़े नेताओं की भी प्रतिक्रिया नहीं। तो इसमें चाहे स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, जब तक आप लोग प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक, भले वो हो सकता है आप कहेंगे कि नहीं ये वोटर्स जो हैं, ये मतदाता जो हैं, हमारे सारे मतदाताओं का 5% भी ही हैं। तो मुझे ये बताइए मोदी जी, कैन यू अफोर्ड टू लूज दैट 5%? 5% को आप एक्सट्रीम विचारधारा वाला बोल देंगे, क्या आप उनको लूज करने की स्थिति में हैं? अगर आप उस 5% को इग्नोर करेंगे कि नहीं हम पसमानदा तुष्टीकरण करके 3 वोट ले आएंगे मुसलमान का, उधर जो है हमें जो है सेकुलर वोट मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये आप गलत आंक रहे हैं। क्योंकि ये आज का नहीं, ये 2014 में आप बोलते समझ में आता, लेकिन 2014 से 19, 19 से 23 ये जो पाइलिंग अप हो रहा है ना कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और आप एक लाइन बोल नहीं पाते, आपके मंत्री भी नहीं बोलते, तो लगता है लोगों को कि यार एक बार हो सकता है इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, 5 बार किया, लेकिन ये हर बार उसकी उपेक्षा की जा रही है। तब मुझे लगता है कि ऐसे लोग घरों से वोट देने के लिए नहीं निकलेंगे। तो क्या आपको उन 1%, 2% लोगों की भी चिंता नहीं है? मुझे लगता है कि आपको चिंता तो होनी चाहिए मोदी जी। अब 5वां जो है वो है कि आपसे कोई भी नहीं कह रहा है कि आप एंटी मुस्लिम हो जाइए, आप हो भी नहीं पा रहे हैं।
आप हो भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि वो प्रवृत्ति की बात होती है कि जैसे बाकी पार्टियां एंटी हिंदू हो जाती, लेकिन भाजपा भले ही हिंदुत्ववादी पार्टी कही जाए, लेकिन भाजपा कभी एंटी मुस्लिम होती कहीं नहीं दिखती है। आप योगी जी को भी कह लें तो बुलडोज़र का और अतीक अहमद फलाना ढिमका, लेकिन एक अतीक अहमद के पीछे कोई विकास दुबे और इस तरह का जो डॉन है हिंदू भी, वो भी छुप जाता है। बहुत डॉन जो हिंदू थे उनके भी घर टूटे हैं। तो एंटी मुस्लिम होने आपको कोई नहीं कह रहा है, आप चलाते रहिए, आप चलाते रहिए। तुष्टीकरण 18 योजनाएं आपने अल्पसंख्यक के लिए बना दी, वो आईएएस भी बने, उसके लिए फ्री हॉस्टल्स की व्यवस्था की हुई, छात्रवृत्ति है, मुस्लिम लड़कियों के लिए आपने एजुकेशन के लिए सब देते रहिए। लेकिन आपका एक परसेप्शन जो एंटी हिंदू होने का दिखता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को अपीज कीजिए, जबकि पूरी दुनिया आपको यही कहती है कि आप हिंदुओं को अपीज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं। हिंदू जो है हर तरह से आज के संदर्भ में मुझे लगता है कि एक सताई हुई माइनॉरिटी वाला उसका स्थिति हो गया। जो 1% है मुसलमानों के देश में, 1% हिंदुओं की जो स्थिति है, उस तरह की स्थिति हिंदू की भारत में है, जहाँ पे 80% हैं लोग। उसको लेके आप मतलब क्या कर रहे हैं? बिकॉज यू लुक लाइक यू डोंट गिव अ शिट अबाउट देम। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हिंदू आपके लिए। क्या आपने किया है वस्तुतः? मेरा ये प्रश्न है मोदी जी आपसे कि आप कब तक ये महाकाल कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर, ये 3-4 चीज़ों को लेकर के आप हिंदुओं को जो है, मुझे लगता है कि ठगते रहेंगे। ये ठगी ही है, क्योंकि जब हिंदू मरता है तो आप चुप रहते हैं, आपका कार्यकर्ता मरता है तब आप चुप रहते हैं। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, जैसे अल्पसंख्यक तो मणिपुर में भी नहीं है, लेकिन जिन छोटे छोटे क्षेत्रों, चूड़ाचंद्रपुर की मैं बात कर रहा हूँ, इन सब जगहों से जहाँ से भगाया जाता है, तब आप कुछ नहीं बोलते। तब तो ये दिखेगा ना कि आप किसके समर्थन में है वस्तुतः। तो एंटी मुस्लिम मत बनिए, आप पसमानदा तुष्टीकरण कीजिए, उनकी जातियों के नाम गिनाइए, उनको जाके माला पहनाइए, उनके साथ मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़ लीजिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप त्रिपुंड लगाते हैं, हवन करते हैं, वो सब हमें दिखता है। लेकिन हिंदुओं के लिए जो जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह से एक्शन होता है उनके ऊपर, उनको लेकर के मुझे लगता है कि न भाजपा गंभीर है, क्योंकि आप संभवतः यह सोचते हैं कि ये लोग जाएंगे कहाँ, और काफ़ी हद तक ये सही भी है। लेकिन अगर आपको छोड़ के वो कहीं और ना जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर में बैठा भी नहीं रहेगा। और आप जानते हैं कि जहाँ भी वोटिंग परसेंटेज अगर कम होता है तो आपके हारने के अवसर जो है बढ़ जाते हैं। ऐसा हमने कई जगह पे देखा है। कर्नाटक चुनाव भी एक उसका उदाहरण है कि लोग घरों से निकलते नहीं, और जब निकलेंगे नहीं तो उसका सीधा स्पष्ट रूप से उसकी क्षति जो है वो भाजपा को झेलनी पड़ती है। तो इस पर भी मुझे लगता है कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपनी पार्टी से और अपने लोगों से यह भी कहिए मोदी जी कि राहुल गांधी को लेजिटिमाइज करने की कोशिश मत कीजिए। उसको आप ही लोगों ने पप्पू बनाया ना, अब वो पप्पू से मिस्टर पप्पू या मिस्टर पैप्स हो रहा है आप ही लोगों की नज़र में। जिसको कल तक आप रिडिक्यूल कर रहे थे, मुझे आप ही के किसी मतलब जो हु नोज द थिंग्स एट बीजेपी, उन्होंने कहा कि नहीं अजीत जी, हम अभी राहुल गांधी को इसलिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर अपोजिशन के हर नेता को हम रिस्पॉन्ड करते रहें तो हम बहुत जगह हमारी एनर्जी चली जाएगी। हम इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी से ही हमारी लड़ाई है, बाकी लोग कुछ भी नहीं है। ये इतना विचित्र और एब्सर्ड लॉजिक है। जो नोबडी था, एक ही राष्ट्रीय चेहरा है ना विपक्ष में, राहुल गांधी, जिसको आपने कभी भाव नहीं दिया, और बाकी तो थे भी नहीं। तो जब बाकी उस कंटेस्ट में थे ही नहीं, जब बाकी प्रतियोगिता में है ही नहीं, तो आप क्या बोल रहे हैं कि हम सब के जगह पे एक राहुल गांधी को बना रहे हैं? नहीं,
आपको लगा कि राहुल गांधी का सोशल मीडिया गेम थोड़ा ये हो गया, तो आपको लगा कि आप यू कैन शाउट देम डाउन। और शाउट डाउन आप कैसे करेंगे? तो वही चिरकुटों वाला जो आपका आईटी सेल है, जो 2014 के मोड से, मतलब 9 साल में तकनीक और नैरेटिव वॉरफेयर इतना बदल चुका है, इतना परिवर्तन आ चुका है उसमें, लेकिन आपकी टीम उसी में उलझी हुई है कि नहीं, हम जो है राहुल गांधी ये करेगा तो हम उसी के टेम्पलेट पे उसको ये जवाब देंगे। इस तरह से कर कर के आपने क्या किया कि भारत जोड़ो यात्रा पे जितना नॉइज़ कांग्रेस ने नहीं बनाया, आपने उसको रिडिक्यूल करने के चक्कर में उससे बड़ा बना दिया। और यंग जो ऑडियंस है वो आपके कारण, कि ये देखो यार, आपको रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं। आफ्टर ऑल हु इज़ राहुल गांधी? ही इज़ ए नोबडी। वो न अपने पार्टी का प्रेसिडेंट है, न वो एक सांसद है, वो है कौन? आपका तो ये, आपके हर मंत्री से अगर कोई ज़बरदस्ती सवाल पूछ भी रहा है कि राहुल गांधी ने ये कहा, आपका क्या जवाब है, तो आपका तो उत्तर हु इज़ राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोले तो हम उसका जवाब दें भी, राहुल गांधी कौन है? आप जब तक इस तरह से इग्नोर नहीं करेंगे तब तक वही है कि ये, इसको आप रूथलेसनेस वाली बात से भी कनेक्ट कीजिए कि हम अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। जब तक ये, क्योंकि आपको तो एक्यूज किया जाता है ना, फांसीवादी हैं, तानाशाही हैं, तो उसका 2% भी तो कम से कम आप दिखाइए अपने बिहेवियर में, जिसका आरोप आपके ऊपर लगता है। 7वां बिंदु जो है वो यह है कि जो एमपीज़ हैं, जो सांसद लोग हैं, जो आपकी चरण वंदना में लगे रहते हैं मोदी जी, कि उनके टाइमलाइन पे अगर आप जाएं तो मोदी जी ने क्या बोला है, या तो वो कोट करके लिखेंगे, या मोदी जी के ट्वीट को रिट्वीट किया जाएगा, या मोदी जी ने किस योजना का क्या किया है, अखबार की कतरन। मतलब एमपी के टाइमलाइन पे भी मोदी जी ही हैं। एमपी ने खुद अपने जगह पे क्या काम किया है, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट इट, किसी को कोई मतलब नहीं। ठीक है, अपने लीडर का रिट्वीट करना समझ में आता है, करना चाहिए, लेकिन अगर आपने 10 ट्वीट रिट्वीट किया है तो यार कम से कम उसमें 5 तो आपका होना चाहिए कि आपने क्या किया है, आपके विचार क्या हैं, आपका कार्यकर्ता मर गया उस पर आप क्या बोल रहे हैं। आप कंप्लीटली उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको हो जाने देते हैं कि हाँ ठीक है, चल रहा है यार, क्या हो जाएगा। तो 10 के 10 ट्वीट तो मोदी जी के वंदना, अपनी वंदना में मत लगवाइए। ये आपने खुद ही बोला था ना, छपास, ये छपास ही है आपके सांसदों की। मुझे नहीं लगता कि आप इतने आत्माभिमान में, आत्ममुक्ता में इतने मतलब भरे पड़े हैं कि आपको जब तक सारे जो आपके मंत्री और सांसद जो है रिट्वीट नहीं करते, कोट ट्वीट नहीं करते, तो आपको मतलब रात में नींद नहीं आती होगी। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि एक नेता के लिए इस तरह की चीज़ ठीक है। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि आप, ये लोग स्वयं ही इस तरह का करते हैं, तो भी आपका यह उत्तरदायित्व बनता है कि आप लोगों को बोले कि भाई एम्प्लीफिकेशन उस चीज़ की करो ना जिसका इम्पैक्ट हो रहा है। कोई योजना आई, अच्छी योजना आई, या आपकी सरकार का या आपके पार्टी का कि 9 साल बेमिसाल, इस टाइप का कुछ है, उसको आप एम्प्लीफाई कीजिए। लेकिन ये क्या कि मोदी जी ने ये बोला, मोदी जी का कहीं स्पीच हो रहा है तो उसको रीट्वीट किए जा रहे हैं। पूरा स्पीच जितना लंबा है 3 घंटा रीट्वीटिंग चलता है। ये किस तरह का एटीट्यूड है? फिर तो सांसदों की मौलिकता कहाँ गई? सांसदों की मौलिकता नहीं होती है मोदी जी। इसी कारण से आपका सांसद ग्राम योजना एकदम कंप्लीट फेलियर रहा है, उस पर आप बात नहीं करते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 100 शहरों को, तो 100 सांसद तो उसमें इन्वॉल्व होंगे ना, कहाँ गया वो? ये सब क्यों फेल हो रहा है? इसी कारण से कि आपके मतलब गुड बुक्स में आने के लिए सांसद जो है अपनी मौलिकता और अपना कार्य वो करना छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि 300 हैं, इन 300 में हो सकता है कि 100 का टिकट दोबारा नहीं कटेगा, फिर मोदी जी के ही चेहरे पे हमें जीतना है, तो मोदी मोदी करते रहें तो हमें कंसिडर किया जाएगा। और मुझे पता है कि आप ये सब कंसिडर नहीं करते, फिर भी परसेप्शन यही क्रिएट हो रहा है, इसी तरह से प्रोजेक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उस पर आपको, यू नीड टू रेन देम इन समहाउ। 8वां बिंदु जो है वो है कि मोदी जी, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता मतलब कहाँ हैं?
एक प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद और कोई दिखता नहीं है कि उसने कुछ किसी डिबेट में ढंग का कुछ किसी ने बोला हो। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संघ के बैकग्राउंड से आने वाले लोगों में आपको एक प्रवक्ता नहीं मिल रहा है जो सुप्रिया श्रीनेत जैसे को काउंटर कर सके। सुप्रिया श्रीनेत में है क्या? खोखला, थोथा चना बाजे घना, उस टाइप की महिला है वो, गाली गलौज करती है, उसको आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये मतलब शाखा वालों पे, संघ वालों पे और भाजपा वालों पे इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैड ऑन यू कि एक आर्टिकुलेट बढ़िया प्रवक्ता आपके पास नहीं है, जबकि आपके पास 10-12 होना चाहिए एट एनी टाइम। किसी भी डिबेट में भाजपा का प्रवक्ता जो है, दे शुड ऑन द ब्लडी डिबेट। आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी से भी, जुलाई अब आ गया, हालांकि ये मैं मार्च से बोल रहा हूँ, अभी से भी इसको आप काउंटर करने के लिए यंग लोगों को, और एक दो थोड़े मुंह के छूटे हैं उसको भी डालिए भाई। अगर सुप्रिया श्रीनेत जो है गाली गलौज कर रही है तो उसको शट डाउन करने के लिए महिला को बिठाइए, वो भी उस तरह से ही पेश आए। क्या समस्या है? आदर्श तो आप हैं नहीं, वो तो एनसीपी को आपने साथ लिया, उससे पता चल रहा है कितने आदर्श हैं। तो वहाँ जब आप कहते हैं कि नहीं दुनिया आदर्श नहीं है, तो फिर आप प्रवक्ताओं में कहे आदर्शवादिता? नहीं, हम लोग थोड़े बोलेंगे हम सुप्रिया श्रीनेत के नहीं। साम दान दंड भेद, जो भी नीति आपको अपनानी है, जैसे को तैसा शठे शाठ्यम समाचरित, सीधा ऐसा लेके, और आपको मुझे लगता है कि भाजपा को ऐसे प्रवक्ताओं को अभी से ही उनको उतारना चाहिए जो इस तरह से गवर्नमेंट को डिफेंड कर सकें। नवा मेरा बिंदु है वो यह है कि हिंदुओं को यह विश्वास आपको दिलाना होगा कि हिंदुओं का अस्तित्व बचा रहेगा। यह भय हिंदुओं में है, भले ही सेंटर कुछ और बिलीव कर रही हो कि नहीं यार हम तो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमें नहीं लगता, लेकिन नहीं, ऑन ग्राउंड इस तरह का फियर है। हमने वो देखा, नुपुर शर्मा वाले केस के बाद 6 हिंदुओं की लाशें जो है गिर जाती हैं, और आपने सर तन से जुदा पे आज तक एक पंक्ति नहीं बोली है मोदी जी, या आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इन सब पे घेरा जाता है। आपने एक व्यक्ति पर जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा है उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, उस पर कहीं केस नहीं हुआ, एक लाइन बोला तक नहीं गया आपकी तरफ से। क्यों? क्या ये होम मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का, ये क्या उनका उत्तरदायित्व तो नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को वो स्वयं बोले कि पुलिस इसका स्वतः संज्ञान ले? क्योंकि ये लिटरली शब्दशः गर्दन काटने के लिए एक भीड़ को उकसाया जा रहा है और गर्दनें कट रही हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो साल में, कितने गद्दार को किसने गोली मार दिया? नहीं मारा ना, उस पे केस हुआ, वो केस चल रहा है, लेकिन सर तन से जुदा वालों पे कुछ नहीं हो रहा है। आप एक व्यक्ति को कि तुमने इस तरह का, जम्मू की मस्जिद से नारे लगे थे, मुझे लगता है इंदौर या मध्य प्रदेश में किसी जगह पे वहाँ के ईदगाह से 5 लाख की भीड़ थे, उसमें कमलेश तिवारी वाले समय में लगा था, और छिटपुट तो लगता रहता है। उसके लिए आपने क्या किया है? क्योंकि वो सीधा सीधा हिंदुओं के सर काटने की बातें हो रही है, और इससे हिंदू समाज में एक भय है। लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग तक नहीं कर पाते हैं डिजिटल स्पेस में। उन्हें लगता है कि मैं ये लिखूंगा, फिर मेरा फोटो कोई दे देगा किसी को और मुझे कोई मार देगा, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में हुआ है। इसको आप कैसे, मतलब हिंदुओं को यह विश्वास आप कैसे दिलाएंगे कि वो जो आनंद रंगनाथन बोलते हैं ना कि 8वें स्तर का नागरिक है, तो कैसे आप विश्वास दिलाएंगे कि नहीं तुम भी समान नागरिक हो, तुम्हें भी वही अधिकार मिले हो जो मुसलमान को मिले? क्योंकि मुझे लगता है कि मुस्लिम्स को आपने कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिए हुए हैं, उनके कुकर्मों को, कुकर्म तो बहुत छोटा शब्द है अगर उसके कारण हत्याएं हो रही हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं। आप जुडिशरी पे भी इसके लिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं कि नहीं, अगर कोई इस तरह की बातें करता है वो हेट स्पीच में आना चाहिए।
स्वतः संज्ञान पुलिस को लेना चाहिए। उस पर आपके नेता या आपके मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं कभी कुछ? अगर आप बोलने लगेंगे तब जाकर हिंदुओं को लगेगा कि नहीं, देयर इज समबडी हु केयर्स अबाउट अस, कि हमारे भी जान की चिंता भाजपा वालों को है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी आपको थोड़ा सा जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 10वां बिंदु जो है वो यह है कि मीडिया में आखिर ऐसा क्या है कि आप लोग नेशनल मीडिया में डोमिनेट नहीं कर पाते? मतलब क्यों हर दिन कम से कम 1 से 2 डिबेट आपके विषयों पे क्यों नहीं होता है? आप हमेशा प्रतिक्रिया वाले मोड में क्यों जाते हैं वहाँ पे? आपके विषय क्या क्या है? क्यों नहीं एक लिस्ट है आपकी मीडिया टीम के पास कि हम इन समयों पे, आने वाले सप्ताह में इन बातों पे डिबेट करवाएंगे? आम आदमी पार्टी आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से मीडिया को एक तरह से मैनेज किया हुआ है कि केजरीवाल कुछ भी बोलकर निकल जाता है, उस पर काउंटर क्वेश्चन नहीं होता है। केवल यह चलता है केजरीवाल ने क्या कह दिया। दिल्ली में हर जगह सड़कें अभी धंस रही हैं, जल जमाव हो रहा है। 2014 के चुनाव से, इनफैक्ट 2013 जब से ये चुनाव में कूदा था केजरीवाल, तब से वो बारिश में जल जमाव की स्थिति पे बोल रहा है। उस पे एक बार तेजिंदर बग्गा ने, मुझे लगता है कि वो इन्फ्लेटेड नाव लेके और घुमा के एक मॉकिंग वीडियो डाला था। लेकिन बियॉन्ड दैट और क्या है आपके पास? क्यों मीडिया इतना मैनेज हो चुका है? मुझे नहीं लगता कि भाजपा के पास आम आदमी पार्टी से कम फंड्स हैं। ये मानना मतलब बहुत बड़ी मूर्खता है। तो वो आप कहाँ खर्च कर, किसको जा रहा है? अगर आप 2 डिबेट भी मैनेज नहीं कर सकते हैं दिन के, तो मुझे लगता है फिर मतलब आपका मीडिया मैनेजमेंट जो है थोड़ा नहीं, बहुत ही अधिक दुर्बल है। और ऐसे में जो है फिर आप, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से वो ट्रिकल डाउन होके जो है सोशल मीडिया पर भी कई चीज़ें आती हैं, कई चीज़ें सोशल मीडिया के बाद मेन स्ट्रीम में जाती हैं। लेकिन जब तक आपका उस पर स्वामित्व तो नहीं रहेगा, आप उसको मैनेज नहीं करेंगे कि चलो आज जो है कन्हैया लाल की बरसी है, कितने जगह पे प्रोग्राम हुए, कितनी जगह पे बात हुई उसको लेकर के कि ये गलत हुआ था। स्टैन स्वामी पे हो जाएगा बात, लेकिन कन्हैया लाल के ऊपर नहीं होगा, उमेश कोल्हे के ऊपर नहीं होगा, अंकित के ऊपर नहीं होगा, प्रवीण के ऊपर नहीं होगा। हर महीने ऐसे हिंदू हैं मोदी जी जो मारे गए हैं, लिंच किए गए हैं, जिनकी बरसी मनाई जानी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? मुझे लगता है यही कारण है कि आपको लगता है कि हम न्यूज़ साइकिल में, तो वी आर एनी वे इन द न्यूज़ साइकिल, वाई बॉदर पेइंग फॉर इट। बट वो स्ट्रेटजी खास करके ऐसे समय में जब पिछले 6 महीनों से कांग्रेस आपको पटक पटक के धोबी पछाड़ दे रही हो, आप आंख बंद करके कहते रहिए कि नहीं नहीं कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन हमें दिखता है, सोशल मीडिया पे हमें दिखता है कि नैरेटिव में कौन अभी आगे है और किस तरह से। और मुझे पता है, आप लोगों की भी आंतरिक बातें पता है कि आप लोग पैनिक मोड में हैं, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स का मीट करवा रहे हैं, आप लोग जो है पत्रकारों का मीट वीट करवाते हैं। तो हमें पता है कि आप एक ओवर ड्राइव में जा चुके हैं। बट मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी है इसको करने के लिए। तो बैठ करके स्ट्रेटजी बनाइए और उसमें उन लोगों को नहीं रखिए जो अब तक स्ट्रेटजी बनाते थे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मीडिया के भी मामले में आप जो सितंबर के बाद या अक्टूबर के बाद जो पैसा खर्च करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो आप अभी से करें, ताकि उस वक्त अत्यधिक पैसा दे करके, क्योंकि जैसे जैसे निकट आप जाते जाएंगे तो स्लॉट का दाम तो बढ़ता जाएगा। तो देख लीजिए फिर। 11वां बिंदु जो है वो है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को लेके, कि आप देखिए कर्नाटक में उन्होंने एक फेक न्यूज का कुछ सेल बनाया है और अपने लोगों को नौकरी दे रहे हैं। राजस्थान में बाकायदा अशोक गहलोत की सरकार ने वो निकाल दिया कि भाई जिनके 10,000 से अधिक हैं, सरकार की योजनाओं का जो है आप गुणगान कीजिए, उसको फैलाइए, हम 5 लाख रुपए तक या जो भी वो देने का प्रावधान कर रहे हैं कि आप करते रहिए।
ये लोग लेजिटिमाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को, या फिर उनको इसकी आवश्यकता दिखती है कि ये भी जो हमारी नीतियों का, हमारी बातों को आगे बढ़ाने का यह भी एक माध्यम है जहाँ पे हमें पे करना होगा। वहाँ पे भाजपा कहाँ है? भाजपा उस पूरे स्पेस में गायब दिखती है, क्योंकि गायब अगर नहीं दिखती तो कन्हैया लाल या उमेश कोल्हे के 1 वर्ष होने पर आप एक ट्वीट ट्रेंड तक नहीं करवा पा रहे। ट्रेंड कौन करवाता है? हमारे जैसे लोग जो इसको लेकर के चिंतित हैं, ऑर्गेनिकली ट्रेंड करवाते हैं। ये नहीं कि किसी एजेंसी को पैसा दे दिया और वो करवा रहे, नहीं, उसके ऊपर डिबेट भी करते हैं या स्पेस भी रखते हैं। वो हमारे जैसे लोग रखते हैं जिनको एक्चुअल में हिंदुत्व के कॉज से लेके कुछ मतलब उसकी चिंता है, और हम चाहते हैं कि नहीं, ये न्यूज़ साइकिल में बना रहे। आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका सोशल मीडिया का, मुझे लगता है कि वहाँ का नैरेटिव का गेम बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, जैसे रस्सी होती है तो उसको जब आप अनवाइंड करते हैं तो रेसे जो बिखर जाते हैं ना, उस तरह का है। कोहेसिवनेस नहीं है, कोई गाइडिंग पॉइंट नहीं है कि इसको कैसे किया जाए, और उस कारण से आप हर बार मुझे लगता है कि मात खाते हैं। और एक मैंने ट्वीट भी किया था, लोगों ने उसका उल्टा अर्थ ले लिया, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि ये जो पैसा है इतना हज़ारों करोड़, वो छाती पे लेके जाइएगा क्या मोदी जी? या नड्डा जब मरेंगे तो उनके अर्थी पे जो है इतना पैसा रख दिया जाएगा बोरे में? नहीं लेके जाएगा ना कोई। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। और जब आपको सत्ता में ही रहना है तो फिर वो पैसा आप न मीडिया में खर्चा करना चाह रहे हैं, ना आप सोशल मीडिया में खर्चा करना चाह रहे हैं। वो पैसा जाएगा कहाँ? या फिर अगर आप खर्च कर रहे हैं तो मैं बता दूं वो सही लोगों पे तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अपना जॉब स्टेक पे रख के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं। लोग उनको डॉक्सिंग कर रहे हैं, उनके मतलब फैमिली की फ़ोटो, तो तुम्हारी बेटी यहाँ रहती है, ये सब वो अपने जान जोखिम में डाल के आपके नैरेटिव के लिए काम कर रहे हैं। और उनको कोई फाइनेंशियल, लीगल, मॉरल किसी भी तरह की बैकिंग नहीं है, एंड दे आर नो बडीज टू यू। तो इसको भी देखिए। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि इन सब में जिस तरह से एक मतलब वार फुटिंग पे दूसरी पार्टियां काउंटर अटैक के मोड में आते आते अब अटैक के मोड में चली गई। अब आप वो आप पे प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वो आपको अटैक करते हैं और आपको अपनी पिच पे खिला रहे हैं। तो उसमें आपको पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि लोग अपना जान जोखिम में डाल के इस पे कर रहे हैं। जो 12वां बिंदु है, इसी का एक एक्सटेंशन है कि अपने आईटी सेल को डिसमेंटल कर दीजिए, कंप्लीटली डिसमेंटल कीजिए। जो भी व्यक्ति उसको हेड कर रहा है उससे पूछिए कि अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी क्या है, क्या परफॉर्मेंस है तुम्हारा, क्या किया है तुमने। क्योंकि अभी जो मैं बार बार कह रहा हूं कि 2014 के मोड से आपका आईटी सेल बाहर नहीं आया है। हम इतनी बड़ी संख्या में होते हुए, एक स्ट्रक्चर्ड अवस्था में होते हुए, हम कैसे हार जा रहे हैं? सारा नैरेटिव का वार हम कैसे हार जा रहे हैं? हम रिएक्शन के मोड में क्यों रहते हैं? हमसे मतलब है कि आपके आईटी सेल, जिसका मैं हिस्सा नहीं हूँ सौभाग्य से, वो क्यों है ऐसा? आपकी स्ट्रेटजी गलत है, आप कंटेक्स्ट नहीं देख पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से जो कांग्रेस वालों ने गेम अपना बदला है उसको काउंटर कैसे किया जाए। तो उसमें मुझे लगता है कि एक हार्ड रीसेट, जिसको बोलते हैं ना, कंप्लीट एकदम हार्ड डिस्क को क्लीन वाइप कीजिए और वैसे लोगों को बिठाइए जिसका किसी मंत्री से या किसी कहीं से रिकमेंडेशन नहीं है, जो लोग इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं। एक उदाहरण तो कर्नाटक में आपने देख लिया। आप जो आपके कैंपेन भी जो मैनेज कर रहे हैं उसमें भी आईटी सेल की ही तरह यही सुझाव मैं देना चाहूँगा कि जो भी आपके कैंपेन मैनेजर्स होते हैं या सोशल मीडिया आपका देखते हैं या डिज़ाइन करते हैं कैंपेन, उसमें भी आपको यह देखना होगा कि ये क्या किसी नेता का भतीजा है। तो यार, जब नेता को उसके भतीजे को ही ऑब्लाइज करना है, उसको किसी और माध्यम से पैसे दे दो यार। कम से कम जो
आपके लिए नैरेटिव का काम करे, उसको ढंग से, तो वो लोग तो ढंग के हों जिनकी एक्सपर्टीज उसी काम में हो, ना कि उनकी एक्सपर्टीज हो कि हमारे चाचा जो है सांसद हैं, हमारे जो है बाप जो है विधायक हैं, इस कारण हमने क्या किया, 10 लोगों की एक टीम बना ली और हम जो है वो बनाएंगे, हम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हो गए और अब जो है हम आपका नैरेटिव चलाएंगे। तो इसका आपने देख लिया, आपको जगह जगह पे रिजल्ट इसका दिखेगा कि जिन लोगों ने अपनी ही संस्था खोल रखी है, अपनी ही कंपनी खोल रखी है, उन्होंने किस तरह से आपका नुकसान करवाया है। एक ये मोदी जी से नहीं है, ये मोदी जी का जो भी मतलब ब्रांड मैनेजर एक तरह से उनसे, भाजपा वालों से, यह कि मोदी के ब्रांड को आप लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, कि मोदी जी की विजिबिलिटी इतनी अधिक हो गई है कि बाकी लोग निकम्मे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग एक्चुअल में निकम्मे हैं, अगर बाकी लोग काम नहीं करते तो जीडीपी ऐसा नहीं होता। अकेला मोदी इज़ नॉट पुलिंग द जीडीपी अप, या महंगाई को कंट्रोल में अकेला मोदी नहीं रख रहा है। हालांकि महंगाई को लेकर के ये लोग इन्फ्लेशन को लेके बोलते हैं कि मोदी के टाइम में बढ़ गया, लेकिन ये चार्ट बताता है कि जब भी भाजपा सत्ता में आती है, इन्फ्लेशन जो है कांग्रेस या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के समय से आधी से भी कम में चली जाती है। ये चार्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आप उसी तरह से देखिए कि हर जगह पे कि जितना वंदे भारत है मोदी जी ही जाके कर रहे हैं। यार आपने 2-4 रूट्स पे कर दिया, हो गया, उसके बाद बाकी रेल मंत्री को या किसी को करने दीजिए। उससे क्या होता है ना कि लोग आपको मॉक करते हैं और कहीं ना कहीं वो सही है। आप ठीक है कि ये पहला इंडिजिनस ट्रेन है और वो आपकी लेगेसी है कि मोदी वंदे भारत लेकर के आए थे, ठीक है, वहाँ तक तो सब जानते हैं। आपने 5 कर दिया, 10 कर दिया, यार उसके बाद बस कर लो। कितने जगह पे हर चीज़ में मोदी मोदी मोदी, तो एक जो है मुझे लगता है कि फटीग टाइप का क्रिएट होने लगता है। ऐसा है तो कोका कोला तो है नहीं कि कोका कोला, अब कोका कोला ज़ीरो आ रहा है, अब कोका कोला ब्लैक आ रहा है, इस तरह से मोदी तो वही है। तो मुझे लगता है कि विजिबिलिटी को जो है थोड़ा सा, कि हर आदमी मोदी मोदी ही कह रहा है, आप हर जगह पे जा रहे हैं, तो वो जो है थोड़ा सा कम करना चाहिए। और इसके लिए आपको वही जो मैंने ट्विटर वाले बिंदु पे बोला था कि अपने मंत्रियों को, इन लोगों को बोलिए कि उनके टाइमलाइन पे आपकी परसेंटेज 20 होनी चाहिए। 20 से अधिक जो है मुझे लगता है इट इज़ अ बिट टू मच। 14वां और ये अंतिम बिंदु है कि हर बदलती तकनीक के साथ, हालांकि मोदी जी आप यू आर एट पार देयर कि आप तकनीक के मामले में बाकियों से तो बेहतर हैं, और उसका प्रयोग करना भी अच्छे से जानते हैं। ट्विटर स्पेसेस, जिसकी मुझे लगता है कि सार्थकता अभी किसी भी पार्टी को दिख नहीं रही है। ट्विटर स्पेसेज पे आपके मंत्रियों को, आपके प्रवक्ताओं को, मुझे लगता है कि 1 घंटे अगर वो किसी डिबेट में बैठ रहे हैं तो आप एक टर्म वाइज या बना दीजिए कि 15 लोग हैं, हर दिन कुछ लोग हैं जो स्पेस होल्ड करते हैं, उसमें एक नेता को डाल दीजिए, एक प्रवक्ता को डाल दीजिए, जो होस्ट करने वाले लोग हमारे जैसे ही लोग हों, जिन्हें पता हो कि ट्विटर पे मतलब किस तरह का कौन प्रश्न पूछेगा, उसी तरह से। या फिर हम बिफोर हैंड क्वेश्चंस ले लें अपने यूजर से ट्विटर पे बता के कि आज स्पेस होने वाला है, आप तो वो फिल्टर आउट हो जाएगा, उनका नाम लेके आपको पूछा जाएगा, आप जवाब दीजिए। कुछ नकारात्मक अगर प्रश्न आते हैं तो उसका भी जवाब दीजिए। ये कम से कम यह तो बताएगा ना कि गवर्नमेंट इज़ ओपन टू लिसनिंग ऑल काइंड्स ऑफ व्यूज़। अपने आप को कोकून में बंद कर देना मुझे लगता है कि ये जो है सही योजना नहीं है, और बदलते तकनीक के साथ आपको लगातार जो है स्वयं में भी परिवर्तन जो है लाने पड़ेंगे। तो मोदी जी ये 14 बिंदु हैं जिस पर मैंने अपने विचार रखे हैं। कई बार ऐसा होता है, मुझ पे आरोप लगते हैं कि मैं कांग्रेसी हो गया हूँ, सपाई हो गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपने धर्म को लेकर के, अपने समाज को लेकर के और अपने राष्ट्र को लेकर के मैं उसका हितैषी हूँ।
इसीलिए मैं आपसे भी प्रश्न पूछता हूँ, आपकी भी आलोचना करता हूँ, आपके सरकार की भी आलोचना करता हूँ, इवन आफ्टर द फैक्ट दैट यू गाइज आर द मोस्ट, मतलब एक अलाइनमेंट की अगर बात करें तो मैं आपसे अलाइन हूँ, फिर भी जिनसे आशाएं होती हैं उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं ये प्रश्न राहुल गांधी से नहीं पूछ सकता, या मैं यह सुझाव राहुल गांधी को नहीं दे सकता। फ्री में तो वैसे भी नहीं देना चाहिए, फ्री में देना ही है तो आपको मैं दे रहा हूँ। इसमें से हो सकता है कि 14 में से आपको 3 ही बिंदु अच्छे लगे हों, उस पर विचार कीजिए, और 3 नहीं, एक ही बिंदु लगा हो, ना ही लगा हो, फिर भी कम से कम इस पे आपको ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ठीक है कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपका बॉडी ऑफ वर्क जो है मेरी आयु से 1.5 गुना 2 गुना होगा पॉलिटिकल लाइफ। स्टिल मैं भी एक आउटसाइडर की तरह, कई बार क्या होता है कि हम जब सिस्टम में होते हैं तो चीज़ों को देखने का हमारा दृष्टिकोण एक ही तरह का हो जाता है। जब तक आप उस सिस्टम से बाहर आकर उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं एक आउटसाइडर की तरह, तो कई चीज़ें जो हैं आपके मतलब हॉराइजन से बाहर होती हैं, आप सोच ही नहीं पाते हैं कि ये सब भी चल रहा। और कई बार आप ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं, इन्फ्लुएंसर से, फलाना ढिमका से, मैं गया हूँ ऐसे 1-2 मीट में, और मैंने देखा है किस तरह से चरण वंदना होती है और किस तरह से चाटे जाते हैं वस्तुतः। तो वैसे लोगों के बीच में रहकर कोई ओरिजिनल थॉट तो वहाँ आने वाला है नहीं। इसीलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अगर बाहर का कोई व्यक्ति कटु शब्द का ही प्रयोग कर रहा है तो मुझे लगता है कि आपको और आपकी टीम को सुनना चाहिए। बस मेरे यही विचार हैं। इसको देखिए, समझिए, इस पे विचार कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। एक भी पॉइंट सही नहीं लगे कोई बात नहीं, मतलब और मैं कर भी क्या सकता हूँ वीडियो बनाने के अलावा। मैं इन सब चीज़ों को लेकर के स्वयं को अफेक्टेड महसूस करता हूँ, इसलिए मैंने आप तक ये बात पहुँचाने की चेष्टा की है। जुड़ने के लिए आप सब दर्शकों का भी आभार, कि हालांकि ये मोदी जी से मेरी डायरेक्ट वीडियो कॉल थी जिसमें मोदी जी हैं नहीं कहीं पे, लेकिन आप लोग भी जुड़े रहे। आपके भी टिप्पणियों का मैं उनकी भी प्रतीक्षा करूँगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।